नमस्कार। एमए हिंदी के पाठ्यक्रम एमएचडी 4 यानी नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे पर हम बातचीत करेंगे। आधे अधूरे की नाटक के तत्वों के आधार पर जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नाटक के ये तत्व कौन कौन से हैं। हम उन पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विस्तार से चर्चा करेंगे तो फिर हमारे लिए आधे अधूरे पर चर्चा के लिए समय कम बचेगा। इसलिए हम केवल नाटक के तत्वों के नामों का उल्लेख करेंगे और उसके बाद में उनकी विशेषताओं को बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने रखूँगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप नाटक को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके साथ जो सामग्री दी गई है उसको भी पढ़ेंगे, तो आपको इस वीडियो कार्यक्रम में कही गई बातों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। नाटक के जो तत्व हैं उनमें सबसे पहले है कथानक और कथा वस्तु, यानी कि जो उसका प्लॉट होता है कहानी का। नाटक की में एक कहानी होती है और उस कहानी का जो भी कथानक है, उस कथानक और उस कथानक में जो बातें कही गई है वो कथा वस्तु के रूप में जानी जाती है। हम उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक कहानी, उपन्यास और नाटक में भी कुछ पात्र होते हैं और उन पात्रों की विशेषताएं नाटक पढ़ते हुए हमारे सामने आती है और उन विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं चरित्र चित्रण के माध्यम से। तो नाटक का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। पहला है कथानक और कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी नाटक होगा तो उस नाटक में जो भी घटनाएं घटित होती है, जो प्रसंग हमारे सामने आते हैं, जिन पात्रों के माध्यम से आते हैं, वो एक विशेष परिवेश में, एक देश काल में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका एक प्रमुख तत्व जो है वो परिवेश है। इसकी भी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि नाटक एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा होने के कारण उसमें भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस भाषा की विशेषताओं को भी जानेंगे। और चूंकि नाटक एक दृश्य माध्यम है और उसमें पात्र आपस में बातचीत के द्वारा, पात्रों के बीच में जो बातचीत होती है, उन बातचीत के द्वारा भी हम पात्रों की मन स्थिति को, उनके बीच में जो क्रियाकलाप चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो नाटक में संवादों का बड़ा महत्व होता है, तो हम भाषा और संवाद की विशेषताओं पर भी बातचीत करेंगे। इसके बाद में नाटक हमेशा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। तो रंगमंच पर उसकी प्रस्तुति की विशेषताएं क्या क्या है वो दो तरह से हमारे सामने आती है। एक तो खुद नाटककार ने रंगमंच के बारे में कुछ संकेत अपने नाटक में दिए होंगे। अगर आपने आधे अधूरे पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि मोहन राकेश विस्तार से रंग संकेत देते हैं। नाटक में पात्रों की गतिविधियों के साथ साथ वे रंग संकेत देते हैं। उन रंग संकेत से नाटक जब मंच पर खेला जाता है तो नाटक का निर्देशक जो है उन रंग संकेतों का इस्तेमाल करता है और उसके अनुसार उसे मंचित करता है, उस नाटक को। हाँ, वो चाहे तो उसे थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, लेकिन ये इन रंग संकेतों का बड़ा महत्व है। उन रंग संकेतों में मंच पर किस तरह की साज सज्जा होनी चाहिए, पात्रों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, प्रकाश व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनके अभिनय की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सब पक्षों के बारे में हम रंगमंच और अभिनेता, ये एक प्रमुख तत्व है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अंत में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे
कि नाटक क्यों लिखा गया, उसके लिखने का उद्देश्य क्या है, उसके द्वारा क्या संदेश नाटककार देना चाहता है। तो ये सभी पक्ष हैं नाटक के प्रमुख तत्व, और इन नाटक के प्रमुख तत्वों के बारे में हम एक एक करके आधे अधूरे के संदर्भ में बातचीत करेंगे। सबसे पहले कथानक या कथावस्तु। जैसा आपने नाटक को पढ़ने से आपको ज्ञात हो गया होगा कि यह आज़ादी के बाद के छठे दशक का से संबंधित एक नाटक है, जिसमें एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। उस मध्य वर्गीय परिवार में कुछ घटनाएं हमारे सामने घटित होती है, और वो घटनाएं जो है उसका महत्व यह है कि उस परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे पिता महेंद्रनाथ, पत्नी सावित्री, बड़ी बेटी बिन्नी, छोटी बेटी किन्नी, बेटा अशोक, इन सब के चरित्र की विशेषताएं हमारे सामने आती है। उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, उनके माध्यम से उनके संबंधों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वहाँ पर इस परिवार के बाहर के लोग जो आते हैं, जैसे सावित्री का बॉस सिंगानिया आता है, उसका मित्र जगमोहन आता है, बाद में उसके पति का दोस्त जुनेजा आता है। तो इस तरह से हमें उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, और उनके माध्यम से हमें कई समस्याओं से वास्ता पड़ता है, उन समस्याओं की जानकारी मिलती है। जैसे हमें यह मालूम पड़ता है कि महेंद्रनाथ जो सावित्री का पति है, उसके पास में कोई रोजगार नहीं है। वह पहले एक उसने व्यवसाय किया था, उसमें नुकसान हुआ, और अब वो घर बैठा हुआ है, और ये उस परिवार में तनाव का एक बड़ा कारण है। सावित्री जो है वो कहीं ऑफिस में काम करती है, नौकरी करती है, और पूरे घर का एक तरह से कहना चाहिए कि बोझ उसी पर है। वह बोझ संभालते हुए काफ़ी थक गई है, परेशान है, और वो चाहता है कि उसका पति भी कुछ करे, और उसका बेटा अशोक जो है वो भी कोई काम ढूंढे, और उसके लिए वो खुद अपनी तरफ से कोशिश करती है। इसके साथ साथ समस्या ये भी है कि बड़ी बेटी, जिसने अपनी मर्जी से खुद उसकी माँ के मित्र मनोज के साथ शादी कर ली थी, उनका विवाहित जीवन बहुत संतोषप्रद नहीं है। वो बार बार अपने ससुराल को या अपने पति के घर को छोड़कर अपनी माता पिता के यहाँ आ जाती है। तो वो भी एक तनाव का कारण है, जो हमें इस नाटक को पढ़ने से हमारे सामने प्रकट होता है। छोटी बेटी है, किन्नी स्कूल में पढ़ती है। घर के अंदर जो तनावपूर्ण माहौल है, जो परिवार का विघटन हो रहा है, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव उस बेटी पर भी, किन्नी पर भी पड़ता है, और वो थोड़ी उद्दंड हो गई है, झगड़ालू किस्म की है, किसी की बात मानती नहीं है, और इस तरह से उनके सबों के संबंधों में तनाव है। बेटा जो है अशोक, वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका है। उसकी माँ उसकी नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वो भी नौकरी करने, ऐसा लगता नहीं है कि वो नौकरी करने के लिए बहुत उत्सुक है। और इस तरह से एक समस्याग्रस्त मध्य वर्ग हमारे सामने आता है इस की कथा वस्तु के माध्यम से। और समस्याग्रस्त जो परिवार सामने आता है, उस परिवार की जो केंद्रीय चरित्र है सावित्री, वो इस सब से निकलना चाहती है। वो कहती भी है कि मेरे से अब इस परिवार का बोझ नहीं उठाया जाएगा, लेकिन वह इससे मुक्त होने के लिए जो भी कोशिशें करती है, जो नाटक के माध्यम से हमारे सामने आती है, वो बहुत कामयाब नहीं होती। उससे अपनी इस स्थिति के लिए उसका पति जिम्मेदार लगता है, लेकिन उसका पति का दोस्त, महेंद्रनाथ का दोस्त जुनेजा समझता है कि जो दोष है वो सावित्री का है। तो हमारे सामने कई दृष्टिकोण सामने आते हैं। बेटी का दृष्टिकोण है, बड़ी बेटी का दृष्टिकोण है, छोटी बेटी का है, बेटे का है, पति का है, पत्नी का है, दोस्तों का है। तो इस तरह से एक समस्याग्रस्त परिवार, एक विघटित होता हुआ, एक बिखरता हुआ परिवार है, जो कि कहना चाहिए कि अनिच्छा से आगे बढ़ रहा है। उनके सामने बहुत आर्थिक समस्याएं हैं, उनके बीच में परस्पर संबंधों की समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो इस तरह से एक ये कथा वस्तु हमारे सामने आती है। इस कथा वस्तु के आरंभ में
जब सावित्री का मित्र मिलने के लिए आने वाला है तो उसका पति महेंद्रनाथ अपने दोस्त जुनेजा के यहाँ चला जाता है और नाटक की समाप्ति तब होती है जब वह वापस ब्लड प्रेशर के कारण, बीमार होने के कारण वापस अपने घर लौट आता है। तो इस तरह से कोई भी, हर एक चाहता है कि उस घर से मुक्त होना, लेकिन कोई भी उस घर से मुक्त नहीं हो पाता और समस्याओं से घिरे इस परिवार में वे सब लोग, पांचों लोग जो है, पति पत्नी और तीनों बच्चे, वो एक तरह से उस घर में रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए अभिशप्त है। तो ये इसकी कथा वस्तु की विशेषताएं हैं। जहाँ तक चरित्र चित्रण का सवाल है, पात्रों के को समझने का सवाल है, तो दो तरह के पात्र हैं। एक तो इस परिवार के अपने सदस्य हैं, महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, किन्नी और अशोक, और दूसरे सावित्री के मित्र जिसमें जुनेजा, जगमोहन, सिंघानिया, ये मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। और ये सब जो है, इनके माध्यम से उनकी मनोस्थिति का पता लगता है, उनकी मनोवृत्ति का पता लगता है और इस तरह से हमारे सामने उनके चरित्र उभर कर आते हैं। अगर हमें एक एक चरित्र पर विचार करें तो सावित्री जो है एक ऐसी स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है जो शिक्षित है, नौकरी कर रही है, यानी स्वावलंबी है, अपने पैरों पर खड़ी है, और यही नहीं, वो अपने परिवार का पूरा बोझ भी उठा रही है। लेकिन उसे उस परिवार में किसी से कोई मदद नहीं मिलती, यानी कि उसका पति जो है महेंद्रनाथ, एक तरह से वो कोई मदद नहीं करता, बल्कि वह भी उस पर बोझ बना हुआ है। जो आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट में भी कोई मदद नहीं कर रहा है। उसका बेटा अशोक जो है, जिसके काम के लिए वो अपने बॉस को घर पर बुलाती है, सिंघानिया को, ताकि वो खुश होकर उसे कोई नौकरी दे दे, वो भी उसमें कोई मदद नहीं करता। बड़ी बेटी है जिसने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन उसकी शादी भी बहुत सफल नहीं है और वो अपने माता पिता के यहाँ लौट आई है या बार बार लौट आती है। तो ये माँ जो है इस परिवार से मुक्त होना चाहती है। उसे लगता है कि उसके जीवन में एक अधूरापन है और उस अधूरेपन से वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। महेंद्रनाथ है, एक नाकामयाब व्यक्ति है। कभी उसने अपने मित्र जुनेजा के साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ और अब वो घर पर बैठ गया है। दिलचस्प पहलू यह है, या कहना चाहिए विडंबना यह है, कि वह इसमें से निकलने के लिए कोई प्रयास करता हुआ नज़र नहीं आता और इसके कारण पति पत्नी के बीच में बहुत ही तनाव रहता है। वो न केवल नाकामयाब है, बल्कि एक तरह से कुंठित भी है। वो अपनी पत्नी के मित्रों से का सामना करने की स्थिति में नहीं है, वो बच्चों की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है। तो एक तरह से वो केवल व्यवसाय के स्तर पर ही नाकामयाब नहीं है, बल्कि जीवन में भी नाकामयाब है और इस कारण से घर में उसका बस जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान उसे नहीं मिलता और इस बात का उसे एहसास है और इसलिए वो बार बार घर से भागने की कोशिश करता है, घर से बचने की कोशिश करता है। जहाँ तक बड़ी बेटी का सवाल है, जैसा मैं बता चुका हूँ, बड़ी बेटी भी एक तरह से दुखी रहती है। अपना परिवार बसाया था, जैसा कि उसका भाई कहता है कि उसने मनोज के साथ विवाह इसलिए किया क्योंकि वह उस घर से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि घर में रोज़ाना वो अपने माता पिता के झगड़े देखती थी, उनके बीच में मारपीट भी होती थी और इन सब से वो परेशान होकर उसे जब अवसर मिला तो वो शादी करके वहाँ से चली गई। लेकिन शादी करके जिस व्यक्ति के साथ गई उसके साथ वह उसकी शादी असफल रही और वह लौट के अपने माँ और अपने पिता के यहाँ पर आती है। छोटी बेटी किन्नी जो है वो इस घर के बहुत ही कहना चाहिए कि तनावपूर्ण माहौल में वो बहुत सिरचढ़ी हो गई है, बहुत मुँहफट है, जिद्दी है और बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी है। उसे लगता है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई उसकी चिंता नहीं करता, उसका होमवर्क नहीं कराया जाता और इसके कारण वो उसका इस तरह का स्वभाव बन गया है
और इस तरह के स्वभाव के लिए वो अपने घर में सभी को एक तरह से दोष देती है। बच्ची है, छोटी बच्ची है, निश्चित रूप से जो है ऐसी परिस्थिति में, जबकि परिवार में को ध्यान देना चाहिए, माँ को भी पिता को भी, जब ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो उनके साथ होता है वही यहाँ पर किन्नी के साथ हो रहा है। बेटा अशोक जो है वो भी इस घर के इस तनावपूर्ण माहौल के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और हमेशा गुस्से में रहता है। हर चीज़ मतलब किसी चीज़ में उसकी दिलचस्पी नहीं रहती और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और कहना चाहिए कि एक तरह का इस तरह की स्थिति है उसके अंदर कि उसे नौकरी की ज़रूरत है और उसकी माँ उसे नौकरी दिलाने के लिए कोशिश भी करती है, लेकिन वह उस कोशिश में किसी तरह की मदद नहीं करता। उसे लगता है कि क्यों किसी का एहसान लिया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो भी बहुत ही एक तरह से इस तरह का व्यक्ति है जिसे जो असंतुष्ट है, हर तरह से असंतुष्ट है, अपने आप से असंतुष्ट है और अपने परिवार के लोगों से भी असंतुष्ट है। तो ये सब पात्र हैं। इसके अलावा जो दोस्त हैं, जगमोहन है, वो बहुत कामयाब व्यक्ति है। उसे लगता है सावित्री को कि इसके माध्यम से वह अपने इस आधे अधूरे परिवार से मुक्ति प्राप्त कर लेगी। वैसा नहीं होता। इसी तरह से जुनेजा है जो उसके पति का दोस्त है, वो जब उसे जिम्मेदार ठहराती है अपने पति की इस वर्तमान हालात के लिए, तो जुनेजा खुद सावित्री को उसके पति के लिए जिम्मेदार ठहराती है। तो एक तरह से ये दोस्त जो हैं वो भी कमोबेश एक तरह से तनाव की स्थिति में है। उनके साथ संबंध सावित्री के, न जुनेजा के साथ अच्छे संबंध है, न जगमोहन से वह चीज़ हासिल कर पाती है जिसकी उससे अपेक्षा होती है, न सिंघानिया उसे ऐसा कोई आश्वासन दे पाता है जिससे कि उसे लगे कि उसके बेटे के लिए नया रास्ता खुलेगा। और महेंद्रनाथ तो जाहिर है कि पूरी तरह से एक कुंठित व्यक्ति, एक टूटा हुआ व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये मुख्य चरित्र हैं, ये सब मध्य वर्ग के चरित्र हैं और इनकी जीवन शैली आधुनिक है। ये कोई रूढ़िवादी या परंपरागत परिवार नहीं है, लेकिन यह आधुनिक परिवार होते हुए भी एक तरह से देखेंगे कि ये सब चरित्र जो है वो इस आधुनिक जीवन के जो चुनौतियां हैं, उनके सामने जो संकट है, उन सबों से ग्रस्त है। जहाँ तक परिवेश का सवाल है, इसका आधे अधूरे में जो परिवेश चित्रित किया गया है वो मध्यवर्गीय परिवार का चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महानगरों में ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे थे, ऐसे परिवार सामने आने लगे थे जो एकल परिवार है, जहाँ स्त्रियां भी नौकरी करती है, पुरुष भी काम करते हैं, छोटा सा परिवार है और उस छोटे से परिवार में जाहिर है कि बहुत तरह के संकट भी है। तो यह एक इसका परिवेश है, वो एक ऐसे मध्य वर्ग का परिवेश है जिस मध्य वर्ग के परिवेश में स्त्री, पुरुष और बच्चे जो हैं वो कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनमें आपस में तनाव है, पात्रों में घुटन है, उनमें संघर्ष है और वो इन सब से एक तरह से इन सब का प्रभाव यह है कि परिवार जो है वो बिखरता जा रहा है। और कई मध्य वर्ग के भी कई स्तर है। जैसे ये सावित्री का जो परिवार है वो उसे हम बिल्कुल निम्न मध्य वर्ग का तो नहीं मान सकते, लेकिन एक ऐसा मध्य वर्ग है जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है। सिंघानिया और जगमोहन निश्चित रूप से सिंघानिया उच्च मध्य वर्ग को है, तो वो भी मध्य वर्ग का ही, लेकिन निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है और वो उसके आत्मविश्वास भरे जो व्यक्तित्व है उससे रिफ्लेक्ट होता है। यही चीज़ हम जगमोहन में भी देखते हैं, यही चीज़ जुनेजा में भी देखते हैं। तो जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया एक तरह से इनके परिवार की तुलना में बेहतर स्थिति में दिखाई देते हैं, लेकिन इतने ऊपर भी नहीं है इस
नाटक में जो परिवार बताया गया है वो मध्य वर्ग का परिवार है, लेकिन इसमें जो बाहर से पात्र आते हैं, चाहे वो सिंगानिया हो या जुनेजा हो या जगमोहन हो या जिनकी चर्चा इसमें आती है, मनोज, शिवजीत वगैरह, वो सभी भी मध्य वर्ग के हैं। बस मध्य वर्ग के कई इस तरह हैं, जैसे सिंगानिया, जगमोहन, ये निश्चित रूप से उच्च मध्य वर्ग के कहे जा सकते हैं। जुनेजा को भी उच्च मध्य वर्ग का कहा जा सकता है, क्योंकि महेंद्र नाथ के जब साथ व्यवसाय में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, और वो लगता है उसकी बातचीत से भी कि वो एक संपन्न व्यक्ति है। इसी तरह से सिंघानिया में भी जो आत्मविश्वास झलकता है या जगमोहन में भी जो विश्वास झलकता है, वैसा विश्वास हम महेंद्र नाथ में नहीं देखते या सावित्री में भी नहीं देखते या उनके बच्चों में भी नहीं देखते। तो इस तरह का फ़र्क है, लेकिन ये इस तरह का फ़र्क मध्य वर्ग के बीच का है, वो मध्य वर्ग से बाहर के नहीं है। यानी कि इसमें ऐसा कोई पात्र नहीं है जिन्हें कि हम यह कहें कि वो मध्य वर्ग का नहीं है या जिन्हें हम उच्च वर्ग का माने। तो इस तरह से मध्य वर्ग ही हमारे सामने आता है। इसके बाद में हम इसकी भाषा और संवाद की विशेषताओं पर बातचीत करेंगे। भाषा और संवाद का जहाँ तक सवाल है, मोहन राकेश को अगर आपने पढ़ा है, उनकी कहानियाँ, उपन्यास या नाटक वगैरह, तो आप देखेंगे कि उनका भाषा पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव होता है। इस नाटक में भी आप देखेंगे कि पात्रों की मन स्थिति के अनुकूल, उनकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल, उनकी शैक्षिक स्थिति के अनुकूल उनके नाटक के पात्रों की भाषा होती है। आप देखेंगे कि बिन्नी और किन्नी के संवादों की तुलना करेंगे तो आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। किन्नी एक बच्ची है 11-12 साल की, तो उसके संवाद भी उसी तरह के हैं। बिन्नी एक विवाहित स्त्री है, तो उसके संवाद भी उसी तरह के हैं। या उसकी माँ के संवाद भी जो एक बहुत ही परेशान, तनावपूर्ण माहौल में जी रही स्त्री की जो मनोवेदना होती है, उस मनोवेदना की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। इसी तरह से महेंद्र नाथ जो एक बहुत ही कुंठित, टूटा हुआ, असफल व्यक्ति है, तो उसके भाषा भी उसी तरह की है। तो पात्रों की भाषा जो है वो पात्रों की मन स्थिति के अनुसार है, उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार है, उनके परस्पर संबंधों के अनुसार है, और जो कुछ नाटक में घटित हो रहा है उस घटित हो रही स्थितियों के अनुसार भी है। मैं आपको एक दो संवाद पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे नाटक के शुरुआत में ही बड़ी बेटी जब लौट कर आती है और अपनी माँ से बातचीत कर रही है, तो वो अपनी मनोदशा, अपने परिवार की दशा का चित्रण करती है इन शब्दों में। कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ। उससे मतलब है अपने पति से, अपने परिवार से। पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आप देखेंगे कि यहाँ संवादों को प्रस्तुत करते हुए कुछ शब्दों के बीच में कुछ पद को दोहराया गया है। जैसे जब तक कि वो 2 बार बोलती है, इसी तरह से वो यहाँ आती हूँ भी 2 बार बोलती है। ये उसकी जो दुविधापूर्ण मन स्थिति है, उस दुविधापूर्ण मन स्थिति को व्यक्त करता है। इसी तरह से सावित्री के संवाद को देख सकते हैं जब वो जुनेजा के साथ बातचीत कर रही है। तो बातचीत करते हुए वो अपनी जो दशा है, अपने परिवार की और अपनी दशा है, उसका वो अपने शब्दों में बयान करती है। और वो जो शब्दों में बयान करती है उसमें भी हम उसकी उलझी हुई मन स्थिति को आंक सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे वो कहती है सावित्री, मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर के किसी उसको, एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए, अपने में
पूरा होना होता है, किंतु दूसरों को पूरा करते रहने से ही जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज़ है। वह जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह वे सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। आप देखेंगे कि वो कई सारी बातें इस वाक्य में कह रही है। वो ये बता रही है कि परिवार क्यों बसाया जाता है। परिवार बसाया जाता है एक अधूरापन जो होता है जीवन में, अकेले अकेले रहने का, उस अधूरेपन को हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरा करते हैं और इसलिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है और इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन महेंद्र के साथ ऐसा नहीं है। महेंद्र यानी कि उसका पति, वो उसकी ज़रूरतें एक तरह से लगता है कि उस परिवार के बाहर है। वो अपने दोस्तों के अनुसार जीवन जीता है और सावित्री इसी की शिकायत जो है वो जुनेजा से कर रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वाक्यों के बीच में वो थोड़ा रुकती है, फिर बोलती है और अपने मन स्थिति के अनुसार वो अपनी बात कहती है। तो इस पूरे नाटक में सभी के संवादों में एक तरह से जो भावावेग दिखाई देता है, जो द्वंद्व दिखाई देता है, जो उनकी मन स्थिति दिखाई देती है, उस मन स्थिति को व्यक्त किया गया है। लेकिन भाषा जो है सभी की बहुत ही मंजी हुई भाषा है। अपनी ऐसा उसमें हल्कापन कहीं नहीं है और ये हम सभी में देख सकते हैं। जैसे सिंघानिया है, तो सिंघानिया चूँकि थोड़ा सा उसके अंदर अहंकार का भाव है, तो उसके बातचीत करने में भी वह अहंकार रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखाई देता है। अशोक से बात करते हुए या वो सावित्री से बात करते हुए ऐसे बताता है जैसे कि उसे इन सब की परवाह ही नहीं है। तो ये चीज़ हम संवादों में देख सकते हैं। अब हम आते हैं इस नाटक के रंग संकेतों के बारे में। मैंने आपको बताया कि इन्होंने मोहन राकेश ने अपने इस नाटक में विस्तार से रंग संकेत दिए हैं। ये बताया है कि रंग सज्जा कैसी होनी चाहिए, मंच सज्जा कैसी होनी चाहिए, पात्र किस तरह के होने चाहिए। आप देखेंगे कि इस नाटक के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके जितने भी पुरुष पात्र हैं, यहाँ तक कि जो सूत्रधार है, वो एक ही अभिनेता के द्वारा उसे निभाया जाना है। महेंद्रनाथ वो काले सूट वाला जो सूत्रधार है, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, ये सभी एक ही पात्र के द्वारा उन्हें खेला जाना होता है। जब नाटक ओम शिवपुरी ने प्रस्तुत किया था आज से करीबन 45-50 साल पहले, तो उन्होंने इसी रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही सारी भूमिकाएं निभाई थी। तो ये इसलिए कि वो ये बता सकें कि एक तरह से स्त्री के लिए, आधुनिक स्त्री के लिए पुरुष चाहे जैसा भी हो, वह कमोबेश एक ही तरह स्त्री के प्रति एक ही तरह का व्यवहार करता है। लेकिन जो रंग संकेत दिए हैं, प्रकाश व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और स्थितियाँ किस तरह की, रंगमंच पर पात्रों का आना जाना किस तरह से होना चाहिए, ये सब उन्होंने विस्तार से अपने इस नाटक में दिया। इतने विस्तार से आमतौर पर नाटककार लिखते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है। मैं आपको उसमें से एक पढ़ के सुनाता हूँ कि किस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं। एक जगह वो संकेत देते हैं, हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधला कर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे में अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है, टिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कॉपियाँ और किताबें बाहर बिखरी हैं। सोफे पर एक पुरानी मैगजीन, एक कैंची और कुछ कटी अधकटी तस्वीरें रखी हैं। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पाजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है, कई कुछ में कुछ घर का है, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन। आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डाल लेती है।
आप देखेंगे कि ये जो लंबा रंग संकेत है, इस रंग संकेत में वो मंच पर जो साज सज्जा है, यानी कि कुर्सी कहाँ है, बैग कहाँ रखा हुआ है, पाजामा एक कुर्सी पर लटका हुआ है, ये पूरे उस स्थिति को बताता है नाटक के अंदर कि वो घर किस तरह का है। और जब स्त्री आती है, यानी सावित्री प्रवेश करती है, तो उसकी मन स्थिति कैसी है, उसके चेहरे पर किस तरह के भाव हैं, ये सब संकेत इन्होंने विस्तार से दिए हैं। आमतौर पर नाटकों में इतने ज़्यादा रंग संकेत नहीं दिए जाते, लेकिन मोहन राकेश देते हैं और ये उनकी विशेषता है। इससे निर्देशक को बहुत मदद मिलती है नाटक खेलने में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रंगमंच रंग संकेत है, वो उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अभिनय के बारे में भी आप देखेंगे कि इस अभी जो हिस्सा मैंने पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने विस्तार से ये बताया है कि जिस समय सावित्री आती है तो उसकी चेहरे पर किस तरह के भाव होने चाहिए। अंतिम है कि नाटक में क्या चीज़ हमारे सामने आती है उद्देश्य के रूप में, क्या वो कहना चाहते हैं। तो एक तरह से वो आज़ादी के बाद के दशकों के अंदर मध्य वर्ग परिवार की जो सामाजिक पारिवारिक और सांस्कृतिक स्थितियां हैं, उसका चित्रण करते हैं और उस रूप में बताते हैं कि किस तरह से स्त्री पुरुष के संबंध बदल रहे हैं, आर्थिक दबाव किस तरह से उनके संबंधों में नए तरह के तनाव पैदा कर रहे हैं और एकल परिवार सामने आ रहे हैं। उन एकल परिवारों में भी कई तरह के उलझने हैं, कई तरह के संकट हैं। स्त्रियां जो पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हैं, वो उनमें महत्वाकांक्षाएं हैं और वो महत्वाकांक्षा और यथार्थ का द्वंद्व जो है वो भी उनमें दिखाई देता है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि पारिवारिक स्तर पर एक विघटित होता हुआ परिवार है, लेकिन वो पूरी तरह से विघटित होता नहीं है, बार बार संभल भी जाता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो अब समाज बिल्कुल बदल रहा है। वहाँ पर स्त्री के भी मित्र हैं, पुरुष के भी मित्र हैं, सब एक दूसरे के बीच उनके जो संबंध हैं, वो संबंधों के धरातल बिल्कुल नए तरह के हैं। इस तरह का खुलापन जो हम इस नाटक में पात्रों के बीच में देखते हैं, घर के और बाहर के पात्रों के बीच में, वैसा खुलापन निश्चित रूप से एक परंपरागत परिवार में दिखाई नहीं देगा। ये एक आधुनिक परिवार है, आधुनिक चेतना का परिवार है और इसमें देखेंगे कि आप जो उनकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आधुनिक समस्याएं हैं। वो सांस्कृतिक रूप से एक आधुनिक मूल्यों वाला समाज है। हाँ, निश्चित रूप से उसे संकटग्रस्त बताया है। ये बताया है कि वो परिवार बिखर रहा है, उस परिवार में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन वो एक ऐसा परिवार है जो पहले के परिवारों से बहुत अलग है और वो एक नया समाज। आप देखेंगे कि इसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि इस परिवार के बाहर उनके और भी रिश्तेदार होंगे या निश्चित रूप से होंगे, लेकिन समस्या यहाँ पर बिल्कुल दूसरे धरातल पर है। बेटे को नौकरी नहीं लगी है, पति सफल नहीं है, पत्नी पर दोहरा बोझ है क्योंकि अब उसे घर का भी काम देखना है और परिवार बाहर नौकरी भी करनी है और बच्चों को भी संभालना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक नए युग की समस्याएं हैं जो छठे दशक में शायद पहली बार इस तरह से गंभीर रूप में हमारे सामने आ रही थी। संभव है कि इसके प्रति जो रुख लेखक का है उस रुख से बहुतों की सहमति न हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि मध्य वर्ग के अंदर ये समस्याएं नहीं थी और इन समस्याओं को जितनी ईमानदारी से, जितने सशक्त रूप में मोहन राकेश ने रखा है, वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। धन्यवाद।